यूपी बीजेपी को इस महीने के अंत तक मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, ये कहा जा रहा है। और इस पर हम पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आगरा से एक बड़ी खबर आपको दे दें, बड़ी जानकारी दे दें। आगरा में पानी का संकट गहराया। पानी संकट को लेकर लोगों का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। सिकंदरा वाटर वर्क्स 20 अप्रैल तक बंद रहेगा। आज से 3 दिनों तक सिकंदरा वाटर वर्क्स बंद किया जाएगा, ये जानकारी है। और जीवनी मंडी वाटर वर्क्स से पानी की सप्लाई पहले ही हो चुकी है बाधित, और पानी पाइपलाइन की मरम्मत होने से पानी का संकट आगरा में गहरा गया है। और इसी पर हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय जुड़ चुके हैं आगरा से, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। नितिन, ये पानी का जो संकट वहां पर पेश आया है, इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है और लोग किस तरीके से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं? देखिए दीपा, इस समय ये माना जाए कि आधा आगरा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है, और बिना मैनेजमेंट, बिना प्लानिंग के जिस तरीके से जो कहा जाए जीवनी मंडी वाटर वर्क्स है वहां से वाटर सप्लाई रोक दी गई है, सिकंदरा वाटर वर्क्स से सप्लाई रोक दी गई है, उससे लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। आप समझ सकते हैं कि सुबह सुबह का वक्त है, तमाम और ऐसे में महिलाओं का, लोगों का लगातार प्रदर्शन चल रहा है। लोगों से बात करते हैं, क्या कितनी दिक्कत हो रही है? पानी नहीं है सर, यहाँ पानी के लिए बहुत परेशानी है। हमारी जनता बहुत परेशान है और बहुत दूर दूर से पानी लेने के लिए जाती है, और प्राइवेट पानी आ रहा है वो भी नहीं मिल पा रहा है। पानी खरीद कर ले रहे हैं? पानी खरीदना पड़ रहा है हमको। आप बताइए, आपको काम पर भी जाना है, महिलाओं को, बच्चों को भी स्कूल करके भेजना, तो आप कैसे मैनेज? हमारे बच्चे पढ़ने तक भी नहीं जा पा रहे हैं, काम करने भी नहीं जा पा रहे हैं, पानी का इंतजार कर रहे हैं कब टैंक है। हम लोग प्राइवेट पानी खरीदना पड़ रहा है, एक एक ड्राम जो 50-50 रुपए खरीदना पड़ रहा है। 50 रुपए का एक लीटर आपको बोतल खरीदनी पड़ेगी। देखिए, स्मार्ट सिटी का आगरा में काम हो रहा है। जीवनी मंडी में जो कहा जाए 1200 mm की जो पाइपलाइन है, कई महीनों से खराब पड़ी हुई है, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही है, और उसको ठीक करने के नाम पर जीवनी मंडी की वाटर सप्लाई रोक दी गई है। ऐसे ही शाहगंज में जो कहा जाए पूरी तरह से वहां पंपिंग स्टेशन है, वहां रोक दिया गया। उससे पूरा सिकंदरा इलाका, सिकंदरा बोदला आवास विकास कॉलोनी का जो इलाका है, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। क्या कितने परेशान है? अच्छा, 50 रुपए का? 50 रुपए को देते ना, निकले चले जाते हैं, कोई नहीं देता है पानी, कोई नहीं दे रहा। आप समझ सकते हैं, 50 रुपए की बोतल खरीदनी पड़ रही है। 40 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर बना हुआ है। आपने हलक में एक बूंद पानी उतारने के लिए आदमी को हर तरह से पैसे की जरूरत करनी पड़ेगी। और भी लोग हैं, आप लोग काम पर जाने वाले लोग हैं, यहाँ कैसे? सुबह सर काम पर आते हैं हम, पानी भरने के चक्कर पानी नहीं भर पाता हमारा, ना काम पे आ पाते, घर पे जाते हैं हम। घर में पानी का इंतजाम करना है, इसलिए काम पर नहीं जा पा रहे सर। क्या कहना चाहेंगे? और भी आप लोग आगे आइए, कितने परेशान है? भैया देखा पानी का जिंदगी खराब। आप समझ सकते हैं, लोगों में जबरदस्त। अरे भैया हालत सकते हैं कि जबरदस्त आक्रोश है। ये जो तमाम जो खाली बाल्टियां मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये खाली बाल्टियां, लोग परेशान है, किलोमीटर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। भले ही ये दावा किया जा रहा है कि आगरा में गंगा जल की सप्लाई हो गई है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये खाली बाल्टियां बता रही हैं कि लोग में जबरदस्त आक्रोश है, लोग नाराज हैं, लोग नाराज हैं। इसके लिए कंप्लेन करते हैं, शिकायत? सर कई बार कंप्लेंट किया हमने, अधिकारी फोन नहीं उठाते, और बस्ती की जनता है जो हमको परेशान करती है। भैया पानी की बता, तुम चाहे कितने दूर से 1-1 किलोमीटर दूर जाते पानी भरने के लिए जाना लाता, वो भी लोग हमको पानी नहीं भरने देते हैं। वो बदतमीजी करते हैं हम लोगों से, क्या हमारे यहाँ से पानी नहीं भरो। हाँ, बस्ती में रहते हैं सर, अब क्या करें? बच्चे आते हैं तो वो बिल मांगते हैं हमसे, हम कहाँ से भरें बिल? समझ सकते हैं, कहते हैं कि पानी बिन सब सून, पानी के बिना सब कुछ शून्य है, सूना है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों को नित्य कर्म भी करना है, लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भी भेजना है, खुद भी जॉब पर जाना है, महिलाओं को सबको नहाना धोना, कपड़े धोने हैं, तो घर में किचन में पानी की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि जब पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान है। क्या कहना? कपड़ा लता धोने के लिए पानी बिल्कुल है ही ना है, कहाँ से नाम है बहुत क्या सब लड़ाई लड़ती है, तो पानी नहीं चले तो पानी बिल्कुल ना है, कहाँ तक घर में आगा क्या धरे? ठीक है, वैसे पानी लाते भर के नहीं, कहाँ से नाम है? पानी नहीं है, क्या ही कहिएगा और क्या ही कीजिएगा पानी के बिना। और लोगों का ये जो गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, ये गुस्सा लाजमी है।
और अधिकारी इस तरीके से उदासीन क्यों बने हुए हैं, ये भी कई सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा और अधिकारियों से बात करने की भी कोशिश कीजिएगा इस पानी संकट को लेकर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन होगा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष। नया उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। यूपी बीजेपी को इस महीने के अंत तक मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष, ये कहा जा रहा है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद से ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जातीय क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। पार्टी संगठन में मौजूद नेताओं में से किसी को मिल सकती है प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी, ये भी कहा जा रहा है। जो संगठन में इस वक्त जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उन्हीं में से किसी बड़े चेहरे को, किसी मजबूत चेहरे को जिम्मेदारी मिल सकती है और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उसी को सौंपी जा सकती है। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कई नाम चर्चा में हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक और प्रदेश महामंत्री और साथ में एमएलसी अश्विनी त्यागी, अमरपाल मौर्य रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। लेकिन इनमें से किसको मौका मिलेगा, इस पर लगातार नजर है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कौन कौन से नाम हैं जो रेस में बताए जा रहे हैं, इसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी विजय बहादुर पाठक भी रेस में बताए जा रहे हैं, उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अश्विनी त्यागी का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। इसके अलावा अमरपाल मौर्य भी रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसके अलावा खबर यह है कि केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा भी रेस में बने हुए हैं और उसके बाद सांसद हरीश द्विवेदी का नाम भी सामने आ रहा है कि हो सकता है इनको भी आगे किया जाए। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा का नाम भी लिया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इनको भी जिम्मेदारी देने पर चर्चा हो रही है। और इसके अलावा देखिए, सांसद सुब्रत पाठक के साथ भी हाईकमान विचार कर सकता है और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी रेस में बताए जा रहे हैं और साथ में पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का नाम भी चर्चाओं में चल रहा है। अब नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा यूपी भाजपा का, इस पर लगातार नजर है। चलिए इसी पर विस्तार से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये जो नाम रेस में है उसके बारे में हमने दर्शकों को जानकारी दे दी है, इन नामों में से किस पर हाईकमान विचार कर सकता है, किसका चुनाव हो सकता है, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, पार्टी सोर्सेज का मानना है कि 3 महत्वपूर्ण विषयों पर और बिंदुओं पर जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर विचार कर रहा है। पहला बिंदु ये हो सकता है कि संगठन से ही किसी व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया जाए, ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि 2014 में हमने ब्राह्मण बनाया, 2019 लोकसभा में ब्राह्मण बनाया, तो ये सेट फार्मूला है जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा कारगर है। तो एक फार्मूला ये है। तीसरा फार्मूला ये है कि देखिए, चूंकि सभी पार्टियों, सभी जातियों को, सभी क्षेत्रीय समीकरणों को हमने योगी मंत्रिमंडल में साध दिया है, इसलिए जो योग्य हों और जातीय रूप से भी ठीक ठाक हों उन्हें बना दिया जाए। तो अगर संगठन में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की बात चल रही है तो उसमें विजय बहादुर पाठक ब्राह्मण कोटे से उपाध्यक्ष हैं, वो आ सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। अमरपाल मौर्य महामंत्री और साथ ही साथ अश्विनी त्यागी हैं, उनका भी नाम चल रहा है कि उन्हें भी बनाया जा सकता है कि मौजूदा संगठन में वो हैं और उनको अपलिफ्ट करके उनको बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष की दी जा सकती है। अगर ब्राह्मण फेज की बात करें तो उस पर भी विचार किया जा रहा है कि उसमें हरीश द्विवेदी हैं, श्रीकांत शर्मा हैं, दिनेश शर्मा हैं, सुब्रत पाठक हैं, इन नामों पर भी विचार किया जा रहा है कि इनमें से किसी एक को बनाया जा सकता है। तीसरा अगर समीकरण की हम बात करें तो भानु प्रताप वर्मा हैं, बीएल वर्मा हैं, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए पिछले जुलाई में मोदी सरकार में, और उनका जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को शामिल किया गया उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को 2022 के चुनाव में मिला। तो कई समीकरणों पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है कि ऐसे में एक ऐसा संतुलन स्थापित किया जाए, क्षेत्रीय हो, जाति हो और साथ ही साथ जो संतुलन और काबिल हो, ऐसे जो समीकरण हम साध लें तो 2024 का जो चुनाव है वो और ज्यादा बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर। चूंकि इस महीने के अंत तक प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना है, क्योंकि एक व्यक्ति 2 पद नहीं लिया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है, जो नियम है, जो कानून है, उसमें स्वतंत्र देव जल शक्ति मंत्री बन चुके हैं, उनका स्थान खाली होने वाला है। तो ऐसे में बातें उभर कर आ रही हैं और पार्टी इस पर विचार कर रही है और बड़ी मंथन चल रही है।
और न केवल ये मंथन लखनऊ में बल्कि दिल्ली में ये मंथन चल रहा है। कई राउंड जब सुनील बंसल और योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा हुआ है, वहां पर बीएल संतोष के साथ, जेपी नड्डा के साथ, अमित शाह के साथ इस बाबत पूरी बातचीत हो चुकी है। लेकिन एक निष्कर्ष पर पहुंचना है और निष्कर्ष के 3 आयाम हैं, जिसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि 3 आयामों पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है और उसमें जो फार्मूला, जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी के मद्देनजर 24 के लिए सबसे मुफीद होगा, उसी पर मुहर लग जाएगी। और विनेश जी, ये बिल्कुल ठीक बात आपने की। और जो पार्टी को मजबूती दे पाएगा और जो पार्टी का झंडा बुलंद रख पाएगा विनेश जी 2024 में भी और साथ ही 2027 में भी, जो पार्टी को जीत सुनिश्चित कर पाएगा, पार्टी का झंडा बुलंद कर पाएगा, जाहिर सी बात है कि उसी को मौका मिलेगा इन तमाम नामों में से। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम कच्चा नहीं खेलती। ये मोदी और अमित शाह की पार्टी है। यहां पर तो ग्राम प्रधान के लेवल पर और नगर निकाय के चुनाव के लेवल पर भी हाईकमान की मॉनिटरिंग रहती है। ये अजेय पार्टी होना चाहती है, हर कुछ जीत लेना चाहती है, सब कुछ समाहित कर लेना चाहती है और विश्व विजेता के तौर पर जिस तरीके से कभी जमाना किसी का हुआ करता था, नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस तरह से काम करने वाली ये पार्टी है। कोई भी काम, और उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे महत्वपूर्ण सूबा है राजनैतिक दृष्टि से और लोकसभा के मद्देनजर। आप सोचिए कि हरियाणा 9 घुस जाएंगे इसमें, हरियाणा 9 घुस जाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो बहुत ही सोच समझकर होगा। 80 सांसद हैं, जी हाँ 80 सांसद हैं। कई स्टेट मिलते हैं तो भी उत्तर प्रदेश के बराबर नहीं होते। आधे दर्जन छोटे मोटे स्टेट मिल जाएं तो भी नहीं होगा। तो 80 सांसद यहां से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का इस बार जो लक्ष्य है, लक्ष्य 75 के पार है, यानी 80 में से 75 के पार लक्ष्य है 2024 के चुनाव के मद्देनजर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का इस बार का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो विलक्षण प्रतिभा का धनी होगा। वो जातीय समीकरण को साधने में अपनी महारत हासिल करता होगा और साथ ही साथ उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी, उसकी स्वीकार्यता पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के बीच में, संगठन के बीच में, नेताओं के बीच में होगी। ऐसे किसी को थोप नहीं दिया जाएगा। जिसे संगठन का अनुभव भी होगा उसे भी बनाया जाएगा और साथ ही साथ जिसका व्यवहार अच्छा होगा, जो मृदुभाषी होगा और साथ ही साथ संगठन के लोगों के बीच में जिसका समीकरण होगा उसे बनाया जाएगा। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 24 में, वो चूकना नहीं चाहती है। वो इस बार 75 के पार का लक्ष्य है और कुछ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि 80 में 80 इस बार हमारा होगा। इस बार किसी को हम देंगे नहीं, कुछ भी नहीं देंगे। आप बसपा को देखिए, सपा को देखिए, आप कांग्रेस को देखिए। इस बार जो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव 2024 में लड़ेगी, अभूतपूर्व होगा। इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने 14 में भी नहीं लड़ा होगा, 19 में भी नहीं लड़ा होगा। पार्टी के एक बड़े नेता का हमसे कहना था कि इस बार 2024 का चुनाव ऐसा होगा विरेश जी कि आप देखते रहिएगा, देश देखता रहेगा और दूसरी पार्टियां भी देखती रह जाएंगी। चारों खाने चित्त कर दिया जाएगा। लक्ष्य 75 से ज्यादा है और फैसला करना है हमें कि 80 भी हम पाएं, 0 कर दें, 0 बटा सन्नाटा कर दें, पूरे प्रदेश में विपक्ष 0 हो जाए। जिस तरीके से बसपा 0 हुई थी 2014 में, इस पूरे विपक्ष को 0 करना हमारा लक्ष्य है। मोदी और अमित शाह का विपक्ष विहीन कर देंगे उत्तर प्रदेश को। ऐसा लक्ष्य बनाएंगे, ऐसा अध्यक्ष बनाएंगे, ऐसा काम करेंगे, ऐसा संगठन और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे। हिंदू समाज को 7वें संदेश की कानपुर में वीएचपी की ओर से रामोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के कई बड़े नेता और साधु संत शामिल हुए। कार्यक्रम में साध्वी ऋतंभरा भी शामिल हुई, जहां मंच से अपने संबोधन के दौरान उन्होंने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान कर दिया। साध्वी ऋतंभरा ने हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने का आह्वान करते हुए कहा कि हिंदू समाज अब 4 संतानों को जन्म दे, 2 बच्चे परिवार के लिए हों और 2 बच्चे राष्ट्र यज्ञ में योगदान दें। 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम लोग हमारे तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं 2 संतानें नहीं 4 संतानों को जन्म दीजिए। वो बजरंग बली का पर विराजमान होगी।
और इसी बीच बड़ी खबर है, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा की आज बड़ी बैठक होनी है। लखनऊ में प्रदेश स्तरीय नेताओं की बड़ी बैठक होगी। 11 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2022 चुनाव के नतीजे और 2024 की प्लानिंग पर चर्चा करेंगे ओम प्रकाश राजभर। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा की आज बड़ी बैठक होनी है। सभी पदाधिकारियों को बैठक में शरीक होने के लिए कहा गया है। लखनऊ में ही ये बैठक होगी। प्रदेश स्तरीय नेताओं को न्योता भेजा गया है, उनको आना होगा और वहां पर आकर के चर्चा करनी होगी। 2022 के जो चुनाव के नतीजे रहे वो किस वजह से रहे और 2024 की आगे की प्लानिंग क्या है, रोड मैप क्या है, इस पर भी होगा मंथन। सुभासपा का महामंथन की हम बात कर रहे हैं। सुभासपा की प्रदेश स्तरीय बैठक आज 11 बजे होनी है। लखनऊ में ही ये बैठक होगी और प्रदेश स्तरीय जितने भी नेता हैं सभी को इस बैठक में बुलाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को बैठक में बुलाया गया है। सुभासपा 2022 के चुनाव नतीजे की समीक्षा करेगी। जो कमी रही, जो खामी रही, उसको भरने की कोशिश होगी और 2024 चुनाव की तैयारियों का प्लान भी सुभासपा बनाएगी। 2024 में किस तरीके से अब आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा होगी। तो आज की बड़ी बैठक पर लगातार नजर है और इसी पर ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वीरेश जी, आज बड़ी बैठक होनी है ओपी राजभर की पार्टी सुभासपा की। सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है। किस तरीके से ये बैठक होगी और क्या संदेश इस बैठक से देने की कोशिश होगी अपने पदाधिकारियों को? देखिए, चुनाव के बाद 2022 के चुनाव के बाद सभी पार्टियों ने अपनी अपनी समीक्षा की, अपनी अपनी बैठक की, अपने अपने बड़े नेताओं को बुलाकर विचार विमर्श किया कि कहाँ चूक गए, कहाँ कैसे सफल हुए, तमाम बातें हुई। लेकिन सुभासपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और पूर्वांचल में भी इसका ज्यादा महत्व है और यही वजह है कि इस बार पूरे चरणों को अगर हम देखें तो सबसे खराब चरण 7वां चरण रहा। तो ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा खराब करने में इस चरण को। तो सुभासपा के अध्यक्ष की ये बैठक है और पहली बड़ी बैठक है चुनाव के बाद और लखनऊ में 22 के मद्देनजर, 24 के मद्देनजर कह लीजिए, समीक्षा कह लीजिए, गठबंधन को लेकर समीक्षा कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां दूरियां बढ़ाने को लेकर समझौता कह लीजिए और साथ ही साथ अखिलेश यादव और जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है उसको लेकर समीक्षा बैठक कह लीजिए। लेकिन ये बैठक महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि ओम प्रकाश राजभर का यूपी की सियासत में, खासकर पूर्वांचल की सियासत में अपना वजूद है। हारने के बाद, गठबंधन में सरकार नहीं बनने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस बात को मानता है कि ओम प्रकाश राजभर बना तो नहीं सकते लेकिन बिगाड़ने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। पूर्वांचल में जो 7वां चरण रहा है जिसमें बनारस रहा है, जौनपुर रहा है और जो बाकी बनारस के आसपास के चंदौली और आसपास के गाजीपुर आसपास के जो जिले रहे हैं उसमें जो चरण खराब हुआ है, वो फेज खराब हुई है, उसके लिए ओम प्रकाश राजभर को लोग जिम्मेदार मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक सुगबुगाहट चल रही है कि 24 से पहले ओम प्रकाश राजभर को अपनी तरफ कर लिया जाए। ओम प्रकाश राजभर के मन में भी ये सुगबुगाहट है कि क्यों ना चला जाए भारतीय जनता पार्टी, पुराने साथी का एक बार फिर हम सफर बन लिया जाए, क्योंकि इसमें क्या बुराई है। कभी हमने अखिलेश यादव को भी मंच से गाली दी थी, फिर अखिलेश यादव के साथ हो गए थे, कभी भाजपा को भी गाली दी थी, भाजपा के साथ हो गए थे। तो ये तो साथ होना और सफर में साथ छोड़ देना, दोनों जो तरीका है अपने अपने से व्याख्या नेता कर लेते हैं। ठीक है वीरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है गाजीपुर से। गाजीपुर में 4 शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पति पत्नी और 2 बच्चों के शव मिले हैं। बड़ी जानकारी गाजीपुर से आपको दे रहे हैं। 4 शव मिलने के बाद से पूरे इलाके में सनसनी है। गाजीपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, पति पत्नी और 2 बच्चों के शव मिले हैं, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। परिवार के मुखिया पर हत्या के बाद आत्महत्या की आशंका है। इसी पर हमारे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या जानकारी है चारों शवों के बारे में, जरा बताइए। जी बता दें कि ये पूरा मामला जो है गाजीपुर के सादात ब्लॉक के जो है सादात बाजार का है, जहां पर बीती रात जो है परिवार का जो मुखिया है वो अपने 2 बच्चों और पत्नी का गला घोट दिया और उसके बाद खुद उसने जो है फांसी लगा लिया है। और जो आसपास के लोगों से या अन्य लोगों से जो बातचीत हुई है उसके अनुसार जो है
पारिवारिक कलह और आर्थिक तंगी जो है इस घटना का मुख्य कारण बताया जा रहा है। अनिल, पुलिस पहुंची है वहां पर मौके पर? जी, इस मामले पर इस घटना की जानकारी होने पर तत्काल जो है सादात, बहरियाबाद और सादियाबाद के थाने की पुलिस पहुंची है और उसके कुछ देर बाद जो है खुद पुलिस अधीक्षक भी जो है मौके पर पहुंचकर जो है घटना की बारीकियों के बारे में जांच कर रहे हैं। परिजन क्या कुछ कह रहे हैं अनिल? परिजन क्या बता रहे हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है मुखिया ने पहले हत्या की, फिर खुद आत्महत्या की। इसको परिजन मान रहे हैं या फिर कुछ और बात वो बता रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी जिस हिसाब से हालात है, पूरे एक ही परिवार में 4 मौत हुई है, जिसको लेकर परिजन अभी कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं है। वो जो है सिर्फ और सिर्फ किसी भी तरह सिर्फ पूरे रोने गाने में ही लगे हुए हैं और आसपास के लोग जो है उन्हें किसी तरह संभालने में लगे हुए हैं। यानी कुल मिलाकर परिवार के लोगों के द्वारा अभी तक किसी भी तरह का जो है आरोप प्रत्यारोप जो है अभी तक नहीं लगाया गया है। ठीक है अनिल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। पुलिस पहुंची है मौके पर, परिजनों का हाल बेहाल है, वो बता रहे हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों का शव मिलना, आप सोचिए, हड़कंप मचा हुआ है। ये वही गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, हड़कंप यहाँ पर है। 4 शव मिले हैं। अभी ये कहा जा रहा है, शुरुआती जांच में पुलिस भी ये बता पा रही है, शायद ऐसा हुआ हो कि मुखिया ने पहले हत्या की हो, फिर आत्महत्या। अभी हर एक एंगल से पुलिस पड़ताल करेगी। उसके बाद कुछ देर के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि असल वजह क्या रही होगी, किस तरीके से चीख पुकार वहां पर मची है, ये तस्वीर बता रही है।